हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। द टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हम शॉर्ट रन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्टली कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मीन्स रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो, ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर, चाहे वो फैक्टर पे इंकर हो चाहे नॉन फैक्टर पर, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। तो सिंपली कॉस्ट रेफर टू जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, जा तो इनपुट फैक्टर होते हैं, जा नॉन फैक्टर होते हैं, जब फैक्टर पर हम खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट। ओके, तो अब हमने इसमें 4 टर्म्स पढ़ी, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक फैक्टर एंड एक नॉन फैक्टर। तो अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। फैक्टर इनपुट कौन सी होगी हमारी, जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरव्यू, जो वैसे हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, जिससे मिलकर जो प्रोडक्शन होती है हमारी टोटल, तो उसके 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरव्यू। तो उस पर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं इसको हम कहते हैं फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट कौन सी होगी? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ओके, जिससे जो है फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको हम नॉन फैक्टर कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट। जब यही इनपुट जो होती है, मान लीजिए लैंड है, उसने जो रेंट पे ली किसी को, मीन्स मार्केट से ली, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट। उसने लैंड जो है वो मार्केट से नहीं ली, अपनी ही लैंड को उसने यूज़ कर लिया बिजनेस में। तो अगर वो उसको मार्केट में देता तो उसको कितना मीन्स बेनिफिट होता, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसने अपना ही सेल्फ ओन्ड इनपुट को यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर में यूज़ हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट्स लीज से लेने की बजाय, रेंट पे लेने की बजाय उसने अपनी ही जो लैंड है उसको यूज़ कर लिया, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, एक्सप्लिसिट क्या था? बाहर से लेना, मार्केट से लेना। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। मीन्स जैसे मैंने बताया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इसमें 2 बेसिकली आ जाती हैं कॉस्ट को ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स मार्केट से लेना, इम्प्लिसिट मीन्स सेल्फ ओन्ड, मीन्स अपनी ही चीज़ों को यूज़ करना। तो देखना है कौन सा डिसीजन वो लेगा, या ये लेगा या ये लेगा प्रोड्यूसर, तो उसको जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी होगी? शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर, वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें क्या होगा, सम फैक्टर जो है वो फिक्स है, सम क्या है, वेरिएबल है। फिक्स मीन्स जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं होते, फ्लक्चुएट नहीं होते, वेरी नहीं करते। जो वेरिएबल क्या होंगे? जो वेरी करते हैं, नॉट अ फिक्स्ड। ओके, तो हम डिस्कस करें फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर जो सेम रहते हैं उन पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम कहेंगे फिक्स फैक्टर कॉस्ट, सॉरी। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? जो कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी। रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल, जो वेरिएबल फैक्टर पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? फिर टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर बनती है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उन दोनों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट हमारी। ओके, अब आगे है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट डिटेल में दिया गया है कौन सी होती है। कॉस्ट रिलेटेड टू यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर, वो कॉस्ट जो हम फिक्स फैक्टर पर इंकर करते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो दीज कॉस्ट डो नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे ही आउटपुट जो मीन्स प्रोडक्शन हमारी चेंज होती है, ये कॉस्ट चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है, चाहे आउटपुट 0 हो चाहे आउटपुट हायर लेवल पर हो, ये कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, डू नॉट चेंज। ओके, वैन इवन आउटपुट इज, वही लिखा हुआ जो मैंने बता दिया कि अगर आउटपुट 0 हो तो फिक्स कॉस्ट जो हमारी सेम रहती है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, चाहे हम फैक्ट्री मैंने मान लो हमने प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस किया, बिजनेस करने के लिए रेंट पे जो हमारी बिल्डिंग ली है हमने, लीज पर रेंट पर ली। ओके, चाहे हम उस पर प्रोडक्शन कम करें, चाहे हम प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा करें, चाहे 0 करें ही ना, हमें रेंट तो पड़ेगा ही ना। ओके, तो उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। हम रेंट तो पे करेंगे करेंगे। तो ये थी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है?
कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट और हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, उसको सप्लीमेंट्री कहते थे और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते थे। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं तो प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट क्या कहती है हमें कि जैसे ही आउटपुट जो डिक्रीज़ होगा, जो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। जो वेरी करती है, जो फ्लक्चुएट करती है, ये फिक्स नहीं रहती। ओके, दिस कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, जैसे ही आउटपुट प्रोडक्शन हमारी चेन इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये भी वैसे ही होती है। आउटपुट इंक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई, आउटपुट डिक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुई, आउटपुट जीरो हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो गई। तो ये थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन करनी होगी तभी तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसका देख लेते हैं कि क्या तीनों का मिलाकर हमें टेबल और डायग्राम दिया गया है। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आउटपुट है हमारी, ओके तो यहाँ पर हमें आउटपुट दी गई है। ओके, 0 to लेके 6 तक हमें आउटपुट दी गई। पहले 0 थी आउटपुट प्रोडक्शन, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने बता दिया कि फिक्स कॉस्ट चाहे हमारी आउटपुट 0 हो, चाहे हमारी हायर लेवल पर हो, तो ये क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो 10-10-10 सेम है फिक्स कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट 0 थी, वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। ओके, तो ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 0 के साथ 0, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर बढ़ती गई है। ओके, अब टोटल कॉस्ट क्या बताया था, टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, यही बताया था। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारी जो है टोटल कॉस्ट आती जाएगी। 10 और 10, 10 और 0 10, 10 + 10 20, 10 18 28, 10 24 34। तो ये ऐसे ही जो है टोटल करके हमें बढ़ती जाएगी हमारी। तो ये था इसका। अब देख लेते हैं कैसे कर्व बनती है। ये हमारी जो ऊपर वाली साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वो हमारी यहाँ पर तीनों दी गई हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो आउटपुट है हमारी वो दी गई है एक्स एक्सिस पर। देखिए, जो टोटल जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो सीधी सेम रही, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसको कोई फ़र्क नहीं, वो सेम रही हमारी। ओके, बट जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से लेकर आगे आगे बढ़ती जाए और उसके पैरेलल ही बिल्कुल हमारी जो है टोटल कॉस्ट वो बढ़ती गई। ओके, तो इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट एट ऑल लेवल, जैसे मैंने बता दिया टोटल कॉस्ट फिक्स रही थी, हर एक लेवल पर सेम थी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंजरल पैरेलल टू एक्स। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो पैरेलल है, पैरेलल ही है उसके। ओके, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट ये वाली थी ये इंक्रीज होती गई। एंड टोटल कॉस्ट जो है वो बिल्कुल किसके पैरेलल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ओके, तो ये था हमारा ऑल ओवर अबाउट दी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, उसको फाइंड आउट करने का हमारा क्या फॉर्मूला है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, जो टोटल है हमारी डिवाइड जब हम उसको आउटपुट से कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इट इज़ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब हम उसको आउटपुट के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट बन जाती है जो फिक्स कॉस्ट हमारी। सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम एज आउटपुट, तो इसमें कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम रहती है, आउटपुट चाहे इंक्रीज हो। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज होती है, बट वो 0 पे नहीं आती। तो सिंपली इसमें क्या कह रहे हैं कि देखिए, जैसे मैंने पिछले में आपको बताया कि जो फिक्स कॉस्ट है ना हमारी, वो कभी भी जो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, वो सेम रहती है हर एक लेवल पर। ओके, अब बात कर रहे हैं हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की। वो कहते हैं कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना वो सेम नहीं रहती, वो डिक्रीज होगी, बट वो जो है वो 0 पे नहीं आएगी, कभी भी वो 0 पे नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो ये इसमें कह रहे हैं Therefore his curve talk the shape of rectangle, so इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइब्रोला भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइब्रोला, which shows that area under curve is total fixed curve always remain the same। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
आउटपुट है जैसे वो 1 से लेकर 8 तक बढ़ी, फिक्स कॉस्ट सेम रही, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का मैंने क्या बताया था, वो क्या होती है 10th, वो पहले आउटपुट के साथ थोड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर 2 पर आ गई, फिर और गई, बट वो 0 पर तो नहीं आई ना, वो जो 0 पर नहीं आती है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास टेंगर हाइब्रोला किसको हम कहते हैं, ये देखिए ये जो कर्व होती है ना हमारी, कि पहले वो थोड़ी कम हुई उसके बाद वो एकदम से फिक्स हो गई, इट मीन्स कि वो 0 पर नहीं है, उसको टच नहीं किया उसने ये वाली एक्स एक्सिस को। ओके, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइब्रोला। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारी थी एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड आउटपुट। सिंपली वही पहले जैसा ही है, वहाँ पर एवरेज कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड कर दिया गया था टोटल को, अब हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट का, तो इसे इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे वो था, तो इसको हम यू शेप कहते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइब्रोला कहते हैं, इसको हम यू शेप कहते हैं। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ वेरिएबल, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमारा जो एक कर्व है वो ऐसे बनती है, पहले वो इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद वो स्टेबल होता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमारी जो भी आउटपुट होगी, जो भी कॉस्ट होगी। ओके, तो वो हम आगे देख लेंगे डायग्राम में। सो इसमें क्या कहते हैं, फॉलिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इन अकॉर्डिंग विद द इंक्रीजिंग रिटर्न, जैसे रिटर्न इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट, वाइल रेजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन अकॉर्डिंग विद द डिमिनिशिंग रिटर्न, जैसे ही हमारी जो रिटर्न है वो कम होती जाएगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए डायग्राम में क्या है, आउटपुट दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के साथ ही इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती गई। ओके, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रही है कि जब हमारी आउटपुट 1 थी, वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 थी। उसके बाद हमारी आउटपुट 2 हो गई, आउटपुट बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, तो जे हमारी कम होती गई। उसके बाद लास्ट पर जाकर ये फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे जो हमारी रिटर्न है, यहाँ देखिए, जैसे जैसे हमारी जो रिटर्न इंक्रीज़ होती है ये डिक्रीज़ होती रहती है, जैसे जो है रिटर्न जो हमारी वो कम हो जाती है, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इसकी कैसी शेप बनती है, यू शेप बनती है। अब हम लास्ट, उसके बाद छोटी सी टर्म है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी और प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम कहते हैं, यहाँ पर वेरिएबल है, उसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। ओके, तो एवरेज कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था हमारा एवरेज कॉस्ट। तो ये था ऑल अबाउट हमारा जो था शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, जिसमें हमने जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिस्कस की है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस की, रेक्टेंगुलर हाइब्रोला यू शेप डायग्राम को डिस्कस किया, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को भी डिस्कस किया था, और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जिसमें हमारे पास एक्सपेंसेस कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी हमने जो है डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।